ओके, तो आज की मीटिंग में हम रियल एनालिसिस के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। 50 एमसीक्यूज की फाइल जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो इन्हीं को हम दोबारा सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी एक ऐसा पॉजिटिव नंबर, एक ऐसा नंबर है -1 से बड़ा रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है। तो जिसके लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड हो कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अब पूछा गया है कि इस इनइक्वालिटी का नाम क्या है। तो मुख्तलिफ किस्म की इनइक्वालिटीज के मुख्तलिफ नाम उनको असाइन किए जाते हैं। तो ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी है। 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, वेयर एन इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली अगर 1 है तो यहाँ इक्वालिटी होगी। तो ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी है। ये जो बुक है हमारे पास रॉबर्ट जी बार्टल की, उसमें ये सेम टू सेम इनइक्वालिटी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है द अपर एंड लोअर बाउंड्स आर डिफाइंड फॉर एवरी फंक्शन। कौन से फंक्शन के लिए लोअर और अपर बाउंड डिफाइंड होते हैं? तो जैसा कि लग ही रहा है कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो अल्टीमेटली उसका लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बाउंडेड फंक्शन के लिए लोअर और अपर बाउंड्स डिफाइन होते हैं। ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो इंजेक्टिव हों लेकिन लोअर और अपर बाउंड उनके ना हो। अनबाउंडेड फंक्शन के तो लोअर और अपर बाउंड नहीं होंगे, और सर्जेक्टिव फंक्शन भी ऐसे हो सकते हैं जिनके लोअर और अपर बाउंड ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट ई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट, जिसमें ऑर्डर पाया जाए यानी ट्रिकोटोमी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पाई जाए। सपोज अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ ई एंड बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लोअर बाउंड और अपर बाउंड का आपस में रिलेशन ये होता है कि लोअर बाउंड्स हमेशा अपर बाउंड से के इक्वल होते हैं या उससे लेस होते हैं। अगर एक सिंगलटन सेट हो फॉर एग्जांपल 5, तो इसका लोअर बाउंड भी 5 है, इसका अपर बाउंड भी 5 है। तो यहाँ लोअर बाउंड और अपर बाउंड इक्वल भी हो सकते हैं। या फिर अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हो फॉर एग्जांपल 5 एंड 6, तो इसका 5 एक लोअर बाउंड है, 6 एक अपर बाउंड है। तो इस केस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड इक्वल नहीं है। वरना इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। अल्फा इज अ लोअर बाउंड, सो लोअर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर। नंबर 4 है कि द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर, वेयर एक्स इज पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड सच, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड है। यानी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। तो अगर x और y कोई से भी दो रियल नंबर हो जिनमें से x पॉजिटिव हो, तो हम हमेशा एक ऐसा इंटीजर फाइंड कर सकते हैं कि उसे जब भी हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर y से बड़ा हो। y यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। नंबर 5, अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज। पूछा गया कि अगर कोई फाइनाइट सेट हो तो वो क्या बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है, बाउंडेड बिलो होता है, बाउंडेड अबव होता है। फॉर एग्जांपल हम एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं 1 2 3, फाइनाइट सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स में से लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेट बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। तो ये बाउंडेड भी है, क्योंकि एक ऐसा सेट जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव हो वो बाउंडेड होता है। तो यहाँ एक किस्म के तीन ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, यानी अनबाउंडेड तो ये नहीं होगा ना। अच्छा, ये बाउंडेड भी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन लगता है, बाउंडेड बिलो भी लगता है और बाउंडेड अबव भी लगता है। तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो बाउंडेड है। नो डाउट ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, लेकिन अगर हम सिर्फ बाउंडेड बिलो कहते हैं, बाउंडेड अबव नहीं कहते, तो फिर ये गलत है। अगर बाउंडेड अबव कहते हैं, बाउंडेड बिलो नहीं कहते, तो फिर भी ये गलत है। तो इसलिए यहाँ ये जो ऑप्शन ए है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। Next, number 6 है the set of natural numbers is 1 2 3 4 5 and so on। तो इस सेट के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन है बाउंडेड। बाउंडेड तब होता है जब बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो। तो नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड अबव तो नहीं है। अच्छा, अनबाउंडेड।
तो ये अनबाउंडेड तो है, अनबाउंडेड अबव है। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव तो ये नहीं है खैर। तो अब ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। अनबाउंडेड भी ये ठीक है, क्योंकि अनबाउंडेड अगर जस्ट वो बाउंडेड अबव ना हो तो तब भी वो अनबाउंडेड है, और अगर वो बाउंडेड बिलो ना हो तब भी अनबाउंडेड होता है। तो ये अनबाउंडेड भी करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पर बाउंडेड बिलो भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लोअर बाउंड्स हो सकते हैं 0, -1, -2 एंड सो। तो ये दोनों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होंगे। Okay, next question number 7. If x is positive, then there exists a positive integer n such that कि अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लें x ग्रेटर देन 0, तो हमें हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल सकता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, यहाँ पर x ग्रेटर देन n कोई भी रियल नंबर लिया जाए तो हम हमेशा एक ऐसा इंटीजर मालूम कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो उससे बड़ा हो। जैसे ये देखिए, ये है ना रियल लाइन, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं x, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमें एक नेचुरल नंबर n मिल रहा है ना, जो कि 1 है, 1 इज ग्रेटर देन x। और अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो अल्टीमेटली उससे आगे भी एक इंटीजर मौजूद होगा, उसे हम n कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ऑलवेज एन अ पॉजिटिव इंटीजर n such that x is less than n, या फिर n is greater than x। so option b is correct option। नंबर 8, let x y z belong to r। कोई से तीन रियल नंबर है, वैसे यहाँ z नहीं लिखना चाहिए था, हमें जस्ट x और y की बात कर रहे हैं। तो उनके मॉड के बारे में प्रॉपर्टी है, तो हम ये जानते हैं कि कोई से भी दो रियल नंबर के प्रोडक्ट का मॉड इक्वल होता है उनके मॉड के प्रोडक्ट के। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नंबर 9, द एम्प्टी सेट इज। अब एम्प्टी सेट के बारे में पूछा गया कि क्या ये क्लोज्ड सेट है, क्या ये ओपन सेट है, क्या ये क्लोज और ओपन दोनों है, या ये नाइदर ओपन नॉर क्लोज है। वैसे ये टोपोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन ये टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन से मुताल्लिक है, इसलिए हमने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। तो एम्प्टी सेट जो है वो क्लोज्ड भी है, वो ओपन भी है बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी बनता है कि दिस इज क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। एक ऐसा सेट जो क्लोज भी हो, ओपन भी हो, समटाइम्स उसे क्लोपन सेट भी बोलते हैं। तो ये एक किस्म का क्लोपन सेट। Number 10, if every neighborhood of x contains a point of x other than x, then x is called limit point। यानी हम अगर कोई भी सेट ले लें x, जो भी सबसेट है r का, चले रियल लाइन में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसलिए लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ r की डिस्कशन कर लेते हैं। तो x जो कि कोई सा भी एक रियल नंबर है, ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा, इज लिमिट पॉइंट ऑफ a ऑफ x इफ, कंडीशन ये होती है कि कोई भी आप ओपन सेट लें ओ जिसमें x मौजूद है, उसमें आप इस x को निकाल दें और इसका इंटरसेक्शन ले लें x के साथ, तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। सो दैट्स व्हाई ये जो पॉइंट x है ये लिमिट पॉइंट हो। एवरी नेबरहुड से मुराद है कि एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x, आप इसे o समझ लें। तो अगर हर ओपन सेट में x का कोई और पॉइंट भी कॉमन हो मां सिवाय x के, स्मॉल x के, तो फिर उस सूरत में ये बेसिकली डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। द डिराइव्ड सेट ऑफ अ सेट इज। डिराइव्ड सेट से मुराद है एक ऐसा सेट जिसमें किसी दिए गए सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम ये लिखें a पावर d, तो इसका मतलब है डिराइव्ड सेट ऑफ a, एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ a। तो अब इसके बारे में हमने बात करनी है कि क्या ये ओपन सेट होता है, क्लोज सेट होता है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज होता है, या फिर क्लोज और ओपन दोनों होता है।
एक मिनट जी, मैं एक कॉल आ रही है वो सुन लूं, फिर वापस आता हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे नंबर 11 में कि द डिराइव्ड सेट ऑफ अ सेट इज, और जो डिराइव्ड सेट होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं ए, जो कि है 1/n, यानी 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। एक्चुअली ये एक सीक्वेंस भी है ना, तो सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है वो इसका लिमिट है, और इसका लिमिट पॉइंट भी वही है। इसका लिमिट पॉइंट क्या है? 0 है। ओके, तो अब ये जो सेट 0 है ये क्लोज्ड सेट, यानी सिंगलटन 0 जो है, यूं कह लें कि derived set of A that is equal to only 0। ओके, तो अच्छा, ये जो जीरो सिंगलटन सेट है ये क्लोज्ड सेट है, क्योंकि इसका जो कंप्लीमेंट है वो यूनियन ऑफ दो टू ओपन इंटरवल्स होगा, -∞ to 0 एंड 0 to ∞, सो दैट्स व्हाई डिराइव्ड सेट ऑफ ए जो है ये क्लोज हो गया। अच्छा, क्या ये कभी ओपन भी हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी सबसेट ऑफ आर ले लेते हैं, आर का एक सबसेट ले लेते हैं हम, 0 to 1, एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं। तो जब हम इसका डिराइव सेट लेंगे, डिराइव सेट ऑफ ए यानी 0 1 का जो डिराइव सेट है, दैट विल बी इक्वल टू इसका, ये जो है ना 0 1, ये इसका डिराइव सेट होगा। तो आई थिंक इसका क्लोज्ड ऑप्शन ठीक होना चाहिए, क्योंकि ओपन तो नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बोथ ए एंड बी ओपन एंड क्लोज, ये बात भी गलत है। तो इसलिए इनमें से पॉसिबल ऑप्शन ए ही ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 12 देखिए कि द सेट ऑफ इंटीजर्स हैज डैश लिमिट पॉइंट। कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं उनके क्या एक लिमिट पॉइंट होता है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, मोर देन वन होते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। सेट ऑफ इंटीजर्स जी, अगर हम इसको रियल लाइन पर ड्रा करें, वैसे हम जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे तब भी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं और इनको कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन चलें अब इसमें शामिल हैं तो इनको भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर हम सेट इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसके हम लिमिट पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो किसी भी पॉइंट को एज अ लिमिट पॉइंट हम कब कंसिडर करेंगे? फॉर एग्जांपल हम पहले कोई नंबर ले लेते हैं जो इंटीजर नहीं है, x फॉर एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, तो क्या ये x इसका एक लिमिट पॉइंट हो सकता है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके गिर्द कोई भी एक ओपन इंटरवल बनाएं, छोटा हम एक इंटरवल बना लेते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं एक ओपन इंटरवल हमने बनाया, इस ओपन इंटरवल में से अगर हम इस x को निकाल दें तो सेट z के साथ इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी डेसिमल जो है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके,
यानी कि चले यूं ही रहने दे। अच्छा, यानी कोई भी पॉइंट्स वाला जो है ना 1.3, 0.9 या इस तरह का कोई भी नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या डेसिमल के अलावा कोई इंटीजर इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं 3 को, और 3 को देखते हैं क्या ये इसका लिमिट पॉइंट है। 3 के गिर्द हम ये एक ओपन इंटरवल बना रहे हैं। इस ओपन इंटरवल में से अगर हम 3 को निकाल दें तो अगेन जब z के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटीजर भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई इसका जो डिराइव सेट है दैट विल बी इक्वल टू 5। तो हम ये कह सकते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स हैज नो लिमिट पॉइंट। ओके, नंबर 13 देखिए। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, कोई भी इनफिनाइट बाउंडेड सबसेट लिया जाए। इनफाइनाइट का मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, और बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है, इसका मतलब आप यूं ले लेंगे कोई एक इंटरवल है। हैज आ या एन इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, बोथ इंटीरियर एंड लिमिट पॉइंट, या नन ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर ले लेते हैं 0 से 2 तक। ये एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है। अगर हम इसको रियल लाइन पर ड्रा करें तो ये कुछ यूं बनेगा। यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 2। अच्छा, अब 0 से 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके लिमिट पॉइंट हैं, और इसके इंटीरियर पॉइंट्स भी हैं। यानी इंटीरियर पॉइंट वो होता है कि जिसके गिर्द आप एक ओपन बॉल बना सकें, और वो ओपन बॉल भी उसके अंदर ही लाई करती हो। जैसे ये देखें, ये है ना, फॉर एग्जांपल 0.9 है, तो 0.9 के गिर्द हम एक और ओपन इंटरवल बना सकते हैं, और वो इंटरवल भी 0 2 के दरमियान मौजूद है। इसका मतलब 0.9 इसका एक इंटीरियर पॉइंट है, तो इसमें इसके इंटीरियर पॉइंट्स भी हैं, और 0.9 इसका एक लिमिट पॉइंट भी है। क्योंकि हम कोई भी एक ओपन बॉल बनाएं जिसमें से 0.9 को निकाल दें, छोटे से छोटा भी, तो उसका इस सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी बनता है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज बोथ इंटीरियर एंड लिमिट पॉइंट। ओके, क्लोज्ड इंटरवल के, हाँ बात तो ठीक है, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स तो इंटीरियर नहीं होंगे जी, बिल्कुल। अगर हम ये वाला इंटरवल ले लें 0 से 2 तक, तो 0 और 2 इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इसके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो 0 से 2 तक हैं, लेकिन इसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स इसमें मौजूद तो हैं। क्यों जी, 0 और 2 जो है, इसके तमाम पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स तो है ना, यानी सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स इसी के अंदर मौजूद हैं। सो दिस सेट हैज इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। तो इसलिए मुझे इसका ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है। नंबर 14, द सीक्वेंस -1 पावर n इंटू 1 + 1 ओवर n इज। देखना यह कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, या इस तरह का इसका क्या बिहेवियर है। जरा इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को हम लिखना शुरू करते हैं। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 इंटू 1 + 1 ओवर 1। अच्छा, जब हम 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 + 1 ओवर 2। जब हम 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1 इंटू 1 + 1 ओवर 3। ओके, यानी पैटर्न देखें ये बनने वाला है। मोहम्मद जिशान, मैं आता हूँ आपकी तरफ, 1 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हम इसमें 4 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 + 1 ओवर 4। 5 पुट करेंगे तो -1 इंटू 1 + 1 ओवर 5, और 6 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 + 1 ओवर 6, एंड सो ऑन। अच्छा, यानी इस सेट के एलिमेंट्स को, यानी इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम यूं लिख लेते हैं कि -2, ये क्या बन जाएगा, 2 + 1 3/2। नेक्स्ट क्या बनेगा, -3 + 1 4/3।
और चलो इसे भी मैं -2/1 लिखता हूँ। अच्छा, -4/3 नेक्स्ट क्या होगा? 4+1 5 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्या होगा? -6 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट होगा 7/6 एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न चल रहा है। अब आप देखें इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे छोटी टर्म कौन सी हो सकती है, तो क्या ये बाउंडेड है? तो जरा इसमें देखें, -2 देखें, -2, फिर ये नेगेटिव वाली टर्म्स को देखें तो -2 -4/3, ये -2 से कम हुआ है। अच्छा, फिर -6/5, ये और कम हुआ है। यानी अगर नेगेटिव के सेंस में देखा जाए तो ये बड़ा है। -2 से -4/3, -6/5। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, जरा इस सीक्वेंस को अलग देखते हैं। -2/1, -4/3, -6/5। इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी भला? ऊपर 2 का डिफरेंस आ रहा है, सो -8, और नीचे भी 2 का डिफरेंस है 7। फिर क्या होगा? -10/9 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की अगर जनरल टर्म लिखी जाए तो वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए -n+1 डिवाइडेड बाय n। यही होगी ना, -2/3 है। जब हम इसमें n को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2/1। जब n को 2 पुट करेंगे तो, एक मिनट जी, अच्छा ये इवन है तो इसे यूं लिख लेते हैं, सॉरी, क्योंकि ऊपर इवन भी है ना, तो ऊपर हम लिख देते हैं 2n एंड डिवाइडेड बाय 2n-1, और यहाँ पे है नेगेटिव। अब देखें, अगर हम n को 1 पुट करें तो ये बन जाता है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के साथ। अगर हम n को 2 पुट करें तो ये बन जाता है -4/3। 3 पुट करें तो -6/5। 4 पुट करें तो -8/7 एंड सो ऑन। अच्छा, इसकी हमें लिमिट चाहिए। अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करें तो वो बनती है -1। ओके, यानी ये वाली जो मैंने सर्कल कर रखे हैं ये तमाम -1 की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी इसकी जो वैल्यूज हैं वो -2 से -1 के दरमियान होंगी। ओके, अब जरा दूसरे वालों को देख लें। ये जो 3/2 है, 5/4 है, 7/6 है एंड सो ऑन। तो जरा इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। पहली टर्म है 3/2, दूसरी टर्म है 5/4, तीसरी टर्म है 7/6 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसकी जनरल टर्म लिखें तो मेरा ख्याल है वो होनी चाहिए 2n+1 डिवाइडेड बाय 2n। ओके, यानी एक टर्म ज्यादा है ऊपर और एक टर्म नीचे छोटी है। अगर हम इसमें n को 1 पुट करें तो ये 3/2 बनेगा, 2 पुट करेंगे तो 5/4, 3 पुट करेंगे तो 7/6 एंड सो ऑन। तो और ये क्या है? ये हमारे पास 3/2 है 1.5, 5/4 है 1.25, तो ये भी डिक्रीजिंग की फॉर्म में है। और ये किसकी तरफ जा रही है? इसकी जो लिमिट है 2n+1/2n, ये भी 1 है। यानी ये जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक हैं? ग्रीन वाली, ये 1 से 1.5 के दरमियान दरमियान है। तो अगर देखा जाए तो इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स -2 से 1.5 तक गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, सो दैट्स व्हाई दिस इज बाउंडेड। ओके, तो नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। मैं आपके क्वेश्चन देख लूंगा आप क्या कह रहे हैं।